हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है तुलनात्मक राजनीति यानी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले, जिनकी अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। क्लासेस का अभी तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुए हैं। तो मैंने थोड़ी पहली वीडियो डालने में बहुत टाइम लगाया, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगता है। तो आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति। तो इससे पहले इसका जान लेते हैं आखिर ये है क्या। तो टाइटल से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, तुलनात्मक राजनीति यानी हमें तुलना करनी है किसकी? राजनीति की। और कौन सी राजनीति की? विभिन्न देशों की राजनीति में तुलना, समानताएं, अंतर, इन सब की करनी है। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं या इसका जान लेते हैं कि ये है क्या। तो तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है, या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है, और देखा जाता है कि इनमें समानता क्या है और अंतर क्या है। यानी कि पहली डेफिनेशन क्या कह रही है कि हम तुलनात्मक राजनीति के जरिए दो या दो से अधिक देश या फिर एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है कि इनमें क्या समानताएं हैं और इसमें क्या अंतर है। और दूसरी डेफिनेशन है हैग, यूरोप एवं मैक्रोमिक ने दिए डेफिनेशन। मैक्रोमिक के लिए तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों की सरकार एवं राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन है, जिसे उनके विरोधाभासों और समानताओं को चित्रित करके उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए चित्रित किया जाता है। यानी तुलनात्मक राजनीति क्या है? विभिन्न देशों की राजनीति की व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न देशों की राजनीति क्या है, उनमें क्या अंतर है, क्या समानता है। मतलब पहली डेफिनेशन की बात की जा रही है इसमें भी। और विरोधाभास यानी कि क्या अंतर है उसमें, और समानता है तो समानताएं होती हैं। इन सबको चित्रित किया जाता है और एक अलग राजनीति को शुरुआत की जाती है। मतलब किसी भी देश की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम विभिन्न देशों की राजनीति को समझें, उसके जरिए हम अपने देश की राजनीति को बनाएं। जैसे कि हमारे देश की राजनीति है, तो उसमें क्या हुआ था, हमने विभिन्न जो संविधान है हमने विभिन्न देशों से लिया है, और विभिन्न देशों से मिलकर हमारा संविधान बना है। और ऐसी जो हमारी राजनीति है, जो विभिन्न देशों की राजनीति को देख के हमारी राजनीति चलाई जाती है, वो किसके जरिए की गई? तुलनात्मक राजनीति के जरिए। कि हाँ कि इस देश में ये चीज़ अच्छा तो ले लेते हैं, इस देश में ये चीज़ अच्छा तो ये ले लेते हैं। ऐसा हमारे संविधान में किया गया है। कुछ अच्छी चीज़ें देख के, कुछ बुरी चीज़ें देख के, कुछ चीज़ें नहीं ली गई हैं। तो ऐसी चीज़ें देख के वो किसके जरिए किया गया? तुलनात्मक राजनीति के जरिए। तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है, या फिर एक ही देश की राजनीति की तुलना की जाती है, वो अलग अलग समय की। अब इसकी विधियाँ देख लेते हैं। तो कोपर्स्टीन एवं लिचबैक ने इसकी तीन विधियाँ बताई हैं। इन दोनों क्या बताई? तीन विधियाँ। पहला हितों पर ध्यान केंद्रित, दूसरा पहचान पर ध्यान केंद्रित, और तीसरा संस्थान पर ध्यान केंद्रित। तो पहली विधि ये कहती है कि कुछ तुलनावादी हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके लिए लोगों का भौतिक हित सबसे ज़्यादा मायने रखता है। लोग तर्कसंगत गणनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं और अपनी रुचि को अधिकतम करने के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं। मतलब जो पहली विधि है, तो वो क्या कह रही है? कुछ तुलनावादी ऐसे हैं जो लोगों के हितों को ध्यान में रखते हैं और तर्कसंगत न्याय लेते हैं और राजनीति में अपनी भागीदारी दिखाते हैं। मतलब किसको? हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला ये हो गया। और दूसरी विधि क्या कह रही है? तुलना की ये विधियाँ हैं कि तुलना कैसे करते हैं लोग। पहले विधि में तो हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं लोग। दूसरी विधि कह रही पहचान पर ध्यान केंद्रित करके। मतलब कुछ तुलनावादी, अब ये क्या कहती है सुनिए, पहचान पर ध्यान केंद्रित। तो ये कहती है कि कुछ तुलनावादी पहचान को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। उनका तर्क है कि कोई वस्तुनिष्ठ नहीं है और किसी की रुचि उसकी पहचान से परिभाषित होती है। पहचान के दो सामान्य रूप होते हैं, धर्म और जातीय। तो दूसरा पहचान पर ध्यान केंद्रित ये कहता है कि जो लोगों की रुचि है, तो या फिर लोगों की रुचि है, या उसको देख के हम ये कैसे पता लगाते हैं? उसकी पहचान से।
जैसे एक टीचर है तो उसकी रुचि किस चीज़ में होगी, पढ़ाने में। एक स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है उसकी रुचि पढ़ने में नहीं होगी, अन्य चीज़ों में हो सकती है। कुछ स्टूडेंट पढ़ने में रुचि रखते हैं तो कुछ खेलने में, तो कुछ अन्य काम करने में। तो इसका कहना मतलब यह है, किसी भी मनुष्य की हम पहचान कैसे करते हैं, उसकी पहचान कैसे करें, उसको धर्म या जाति को देख कर कि उसका धर्म क्या है, जाति क्या है। ये कहता है पहचान पर ध्यान केंद्रित करें दूसरी विधि। ये इन तुलनावादियों का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की या देश की पहचान करनी है तो उसमें रहने वाले लोगों के धर्म और जाति का बोध करके। और तीसरा है संस्थान पर ध्यान केंद्रित करके। तो जो ये तीसरा है सबसे हटके विधि है। तो ये विधि क्या कहती है, सुनिएगा। ये विधि कहते हैं, कुछ तुलनावादी का मानना है कि ना तो भौतिक और ना ही पहचान ये निर्धारित करती है कि किसी देश की राजनीति कैसे काम करती है। तो संस्थान पर ध्यान केंद्रित वाली विधि क्या कहती है, ना किसी की भौतिक और ना ही किसी की पहचान ये निर्धारित करती है कि किस देश की राजनीति कैसे काम करती है। उसके लिए संस्थान में निहित नियम और देशों में काम करने के तरीके को निर्धारित करती है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये हितों पर ध्यान केंद्रित और पहचान पर ध्यान केंद्रित को नकारता है। ये कहता है ना ही किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की पहचान और ना ही किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों के हित से हमें ये पता लगेगा कि उसकी राजनीति कैसे काम करती है, बल्कि हमें ऐसे पता लगेगा कि उस देश की संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, उस देश के नियम कैसे बनाए हुए हैं, उस देश के लोग कौन से तरीके से काम करते हैं। इससे हमें पता लगेगा कि उस देश की राजनीति कैसे काम करती है। तो कमेंट में आप बताओगे कि कौन सी विधि आपको ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब कौन सी विधि से हमें काम करना चाहिए तुलनात्मक राजनीति के लिए। तो मेरे हिसाब से तीसरी विधि सबसे बढ़िया है, संस्थान पर ध्यान केंद्रित, क्योंकि ये दोनों विधियों को नकारती है और ये कहती है कि किसी देश की राजनीति को जानने के लिए हमें उसमें होने वाले नियम, उसके संस्थान और उसके काम करने के तरीके से हमें पता लगता है कि किसी देश की राजनीति कैसे काम करती है। तो बिल्कुल सटीक पॉइंट है, सबसे बढ़िया विधि है मेरे हिसाब से। तो आगे एक ही वर्ड आता है यूरो केंद्रवाद, जो इसमें बहुत रिपीट हुआ है चैप्टर में, मतलब इम्पोर्टेंट है ये। तो यूरो केंद्रवाद क्या है, इसका तात्पर्य पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति और नस्ल के पक्ष में इसे श्रेष्ठ और पूर्वाग्रह से है। जो यूरो केंद्रवाद के तुलनावादी लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो केवल पश्चिमी देश की सभ्यता को बढ़ावा देते हैं, पश्चिमी देश की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, पश्चिमी देश की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और पश्चिमी देश को श्रेष्ठ मानते हैं। उनका मानना है यूरो केंद्रवाद इसी को कहते हैं। मतलब जो तुलनावादी लोग पश्चिमी देशों को संस्कृति और सभ्यता, नस्ल और राजनीति को बढ़ावा देते हैं, वो यूरो केंद्रवाद कहलाता है इस शब्द का। और ये वर्ड आता है क्वेश्चन में कि यूरो केंद्रवाद से आप क्या समझते हैं। आप पहले तो इसकी डेफिनेशन देंगे, फिर देन आप बताएंगे कि यूरो केंद्रवाद के जरिए किस तरह विरोधाभास किया जाता है तुलनात्मक राजनीति का। मैं आगे जाके वीडियो में बता दूंगा आपको। ये तो पार्ट 1 है, इसलिए केवल डेफिनेशन दी है। तो आगे पढ़ते हैं। तो न्यूटन और वैन डेथ तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के 3 महत्वपूर्ण कारण प्रदान करते हैं। तो इसके 3 कारण क्या है, हम दूसरे देश की राजनीति को कैसे पहचान सकते हैं। दूसरे देशों के ज्ञान के बिना कोई अपने देश को नहीं समझ सकता। मतलब ये क्या कहते हैं, न्यूटन और वैन डेथ ये कहते हैं कि दूसरे देश के ज्ञान के बिना हम अपने देश की राजनीति को नहीं समझ सकते। जाहिर सी बात है, क्योंकि हर देश अपनी राजनीति तभी कैसे बनाता है, दूसरे देश की राजनीति को देखकर। और सेकंड पॉइंट ये कहते हैं, अन्य देशों को पृष्ठभूमि, संस्थानों और इतिहास को जाने बिना कोई अन्य देश को नहीं समझ सकता। मतलब ये कहते हैं कि अन्य देशों की पृष्ठभूमि और संस्थान और इतिहास को जाने बिना कोई भी अपने देश की पृष्ठभूमि नहीं समझ सकता। हम दूसरे देशों को कैसे जानते हैं, उसकी राजनीति को, उसके इतिहास को पढ़ के। कि जैसे हमारे देश के बारे में कैसे पता लगता है कि हमारे देश का इतिहास पहले क्या था और अब क्या है और क्या परिवर्तन होगा भविष्य में, यह अनुमान लगाते तुलनावादी, इनका कहना मतलब है। और तुलनात्मक राजनीति के बिना कोई भी सरकार और राजनीति के बारे में भेद रूप से नहीं जान सकता। मतलब तुलनात्मक राजनीति के बिना कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सरकार
राजनीति के बारे में अच्छे मतलब बेद रूप से मतलब है कि मतलब ढंग से अच्छे ढंग से नहीं जान सकता। अगर तुम्हें किसी देश की राजनीति का ज्ञात करना है तो उसके लिए तुम्हें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तुलनात्मक राजनीति की। अब ऐसे कैसे पता लग जाएगा? तुम एक ही देश में रह रहे हो, एक देश की राजनीति के बारे में जानते हो लेकिन अन्य देश की नहीं पता, तो हम तुलना करोगे कैसे कि अच्छा है कि बुरा है? हम ऐसे पता करते हैं जैसे अमेरिका हो गया या फिर अपना देश हो गया, फिर चीन हो गया। हम अपने देश और चीन की तुलना करें तो हमें क्या पता लगता है? उसमें क्या है? कम्युनिस्ट सरकार, सॉरी हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है, जबकि उसमें लोकतंत्र नहीं है। तो किसकी राजनीति अच्छी हुई? हमारे देश की। और वहाँ पर एक ही कानून है, मतलब एक ही सरकार चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी। और हमारे देश में क्या है? सरकार बदलती रहती हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं अलग अलग देशों की, तब जाकर हम पता कर सकते हैं कि कौन से देश की राजनीति सबसे अच्छी है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तुलनात्मक राजनीति की। तो आज की वीडियो में इतना ही, छोटा सा पार्ट बनाया मैंने। तो अगले पार्ट में मिलते हैं और ये चैप्टर ख़त्म, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, क्योंकि आपके पास समय कम बचेगा और क्लासेस में आपको इतना टाइम पढ़ने के लिए मिलता नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम अपने चैप्टर्स क्लियर करेंगे इस बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।